नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडुकेट। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जितने लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यूपी पेट का जो है कट ऑफ जारी हो चुका है कि कितने मार्क्स अगर यूपी पेट में आपके आए होंगे 2026 में तो आप लोअर पीसीएस पेपर दे पाएंगे। तो केवल एसटी कैंडिडेट जो है एसटी कैंडिडेट के मार्क्स होने चाहिए 56.26 नॉर्मलाइज्ड नंबर, और बाकी कोई भी हो एससी एसटी ओबीसी कोई भी, मान लीजिए एससी है या आपका ओबीसी है या फिर जनरल है, ठीक है, अनरिजर्व्ड है, इन सब के लिए जो नंबर है वो आपका होना चाहिए, इन सब के लिए 67.94 नॉर्मलाइज्ड नंबर होना चाहिए। ये आपका अनरिजर्व्ड मतलब ओबीसी मतलब जनरल और ओबीसी और एससी ये तीनों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। इसका मतलब है कि केवल एसटी के लिए 56.26 है और बाकी ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस और जनरल इन सब के लिए 67.94 जो आपका मेरिट कट ऑफ गई है। तो इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों की वैसे यूपी जीके की 3rd क्लास है। ये क्लास जो है हम लोगों की आज इम्पॉर्टेंट है, फिर से क्लास है। देखिए, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी की उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे यूपी में सबके लिए क्लास बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल तक 2nd क्लास तक जो है हम लोगों ने उसका लोकेशन यूपी का कौन सा राज्य पूरब में कौन सा पश्चिम में और नामकरण ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक 1st और 2nd लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ये हम लोग 3rd क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। अब जिनको अक्षांश और देशांतर नहीं पता है वो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर ये साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल को मिलाने वाली ऐसी रेखाएं खींच दी जाए, काल्पनिक रेखाएं, इस तरीके से अगर पूरे पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं खींच दी जाएं तो जो ये रेखाएं होती नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग बोलते हैं देशांतर। देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है इनको बोला जाता है। उसी तरीके से अगर इस पृथ्वी के मध्य से होते हुए इस तरीके से लाइन खींची जाए, काल्पनिक रेखाएं इस तरीके से खींची जाएं जो इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट दें, ठीक है। और इसी से बराबर की डिस्टेंस पर इस तरीके से अगर खींच दिया जाए, ये पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ जो है ये लाइन खींची होगी। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश। ये अक्षांश है, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, देखिए जो लेटी हुई होती हैं रेखाएं वो लेटीट्यूड हो गई और जो लॉन्ग है मतलब खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर जान गए हैं। इससे क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट किसी लोकेशन को बताने में आसानी रहती है और समय का भी आइडिया चल जाता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतर विस्तार कितना, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है मतलब जो उत्तर प्रदेश का अक्षांश है, अक्षांश का मतलब समझते हैं कि यहाँ से जो ये रेखा गई होगी, यहाँ से ये जो इसको टच करके यहाँ से जाएगी, सबसे निचले वाले पार्ट को सोनभद्र को यहाँ से स्पर्श करते हुए रेखा जा रही है, वो आपकी है 31 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर
सॉरी उल्टा बता दिया आपको, ये 23 डिग्री जो है 23 डिग्री और 52 मिनट है। 52 मिनट के लिए एक ऐसी लाइन खींची जाती है और डिग्री के लिए जो है ऊपर छोटा सा जीरो बनाया जाता है। तो 23 डिग्री और 52 मिनट्स जो है ये आपका नीचे से है, उत्तर प्रदेश का सबसे निचले ज़िला मतलब सोनभद्र से। वहाँ इसकी ऊपर वाली बाउंड्री यहाँ पर देखेंगे, इस जगह जहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो यहाँ पर जो आपका अक्षांश है वो अक्षांश आपका 31 डिग्री 28 मिनट। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लगाकर 31 डिग्री 28 मिनट तक जो ये अक्षांश है ये पाया जाता है यूपी का। अक्षांश मतलब इस तरीके से गोले में जो ये रेखाएं गई थी ये वाली, ये इतने डिग्री से होकर जाती है, मतलब यूपी इस सिचुएशन पर यहाँ पर स्थित है, इधर की तरफ। तो अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड की बात की जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक आपका है। उसी तरीके अगर हम लोग देशांतर विस्तार की बात करें, देशांतर का मतलब है जो यहाँ से सबसे लास्ट में इसको यूपी को छू के जाएगी ये लाइन, और इसी तरीके से सबसे लास्ट वाले ज़िले को यहाँ से छू के जाने वाली ये लाइन, इन दोनों के बीच का बोला गया। तो सबसे पहले यहाँ की बात करते तो ये है 77 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये दिख रहा है 77 डिग्री और 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट। और इधर वाला जो आपका पूर्वी सिरा है ये 84 डिग्री और 38 मिनट। ठीक, अब इनकी डायरेक्शन क्या है तो देखिए, तो जो भारत में ये जैसे ग्लोब है, ग्लोब मतलब पृथ्वी हो गई मान लीजिए, तो पृथ्वी में अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो भारत की लोकेशन है वो इस जगह पर है। इसका मतलब साउथ वाला पार्ट और इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, इसमें अपनी कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं, इस जगह कुछ भी नहीं है और इस जगह भी कुछ भी नहीं है। अपना जो भी है हम लोग यहाँ पर है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ भी जाएंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन होगी, और ऊपर की तरफ कुछ भी मेज़रमेंट करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब समझिए कि यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ कुछ भी डायरेक्शन अगर इसको यहाँ पर कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब जो अक्षांश विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसी तरीके से अगर देशांतर की बात करते हैं तो ये ईस्ट की डायरेक्शन मतलब पूर्वी देशांतर पे है। तो 77 डिग्री मतलब 77 डिग्री 05 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये कुछ अक्षांशीय विस्तार हो गया, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अब आगे चलते। अगर इसके आकार की बात करते हैं कि तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत आकार है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत आकार है। अगर इसके पश्चिम से पूरब तक की डायरेक्शन देख ली जाए या इसकी लंबाई देख ली जाए तो मान लीजिए कि इस जगह पर ये लाइन हो गई और लास्ट एक ये लाइन हो गई। ठीक है, जो पूर्वी और पश्चिमी ज़िलों को टच करती है। अब अगर इनके बीच की ये हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है पूरब से पश्चिम तक वो 650 मीटर है, सॉरी किलोमीटर है। तो 650 किलोमीटर जो है वो आपकी डायरेक्शन है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो पाई। 650 जो है वो किलोमीटर में लंबाई हो गई इसकी, मतलब पूरब से पश्चिम तरफ की यहाँ तक की दूरी हो गई। उसी तरीके से अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण तक की ये दूरी देखेंगे तो ये दूरी 240 है। आपको इसमें मैप में लग रहा होगा लेकिन रियल में मेज़रमेंट ऐसा ही है। तो अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो 650 किलोमीटर है। ठीक है, अगली चीज़, हाँ अगर देखा जाए तो यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग तो
32 लाख, ठीक है, 32 लाख और यहाँ पर आपका 84,000, ये जो है 32.84 जो है ये आपका भारत का क्षेत्रफल पड़ता है। अब इसी का 7.33% मतलब कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो जैसे पूरे भारत का एक बार क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर भी इसको पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये पूरे भारत का है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये इंडिया है, ये यूपी है, ठीक, दोनों की चीज़ समझ गए। अब जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और जो पूरा भारत है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत है 2.4% किसका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33%, वो भी पूरे भारत के क्षेत्रफल का। इंडिया के क्षेत्रफल को विश्व के क्षेत्रफल से कंपेयर करना है, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को भारत के क्षेत्रफल से कंपेयर करना है। तो दोनों का क्षेत्रफल आपको क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर और इन सब की बात कर ली है, क्षेत्रफल की बात कर ली है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, ये देख ली है। अब उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थिति है वो भारत में कितनी है, तो समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो 4th नंबर पे आता है, मतलब चौथा सबसे बड़ा स्टेट है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर चौथा सबसे बड़ा राज्य है तो पहला कौन सा होगा, तो राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा कि राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा भारत का जो है वो राज्य है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वहीं सेकेंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो अगर बात करते हैं कि कभी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, जो भारत का राज्य है उनके क्षेत्रफल को बढ़ते या घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे टॉप पोजीशन पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे राजस्थान को रखना है, दूसरे पे आपको मध्य प्रदेश को रखना है, तीसरे पे महाराष्ट्र को, और चौथे नंबर को यूपी को रखना है, और पाँचवें पे अगर बात करता है तो छत्तीसगढ़ को रख देना है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों को हम लोगों ने सीरियल से देख लिया है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ 75 ज़िले हैं, तो 75 में से कुछ ऐसे भी ज़िले होंगे ना जो सबसे बड़े होंगे, और कुछ ऐसे भी ज़िले होंगे जो सबसे छोटे होंगे। तो मैं इन सबको इरेज करता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये दोनों की बात करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो कौन सा है और सबसे छोटा ज़िला है वो कौन सा है। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसको। अगर मैप को ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी लिखा है, तो लखीमपुर खीरी पूरे उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। लखीमपुर खीरी अगर सबसे बड़ा हो गया तो दूसरे नंबर पे भी कोई होगा, तो दूसरे नंबर पे आपका सोनभद्र है। तो फर्स्ट नंबर पे लखीमपुर खीरी हो गया और सेकेंड नंबर पे सोनभद्र हो गया। थर्ड नंबर पे आपका हरदोई ज़िला आता है। ये ज़िला, ये जगह पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे,
ये पूरा ज़िला जो है वो हरदोई है। तो थर्ड नंबर पे ये आपका हरदोई आता है। वही फोर्थ नंबर पे आपका सीतापुर आ जाता है, यहाँ पे लिखा है। तो अगर चार सबसे बड़े ज़िलों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये 4 ज़िले आपके आते हैं। ठीक है। अब अगर सबसे बड़ा ज़िला है तो सबसे छोटा ज़िला भी होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है वो हापुड़ को बोला जाता है। ठीक है। तो हापुड़ जो है वो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे ज़िलों में से एक है। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है आपको। अभी देखते हैं और आगे। 1 सेकेंड, थोड़ा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। एक सेकेंड रुकिए ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग समझ चुके हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर बात करते हैं तो आपका लखीमपुर है, सेकंड पे सोनभद्र है, तीसरे पे जो है उससे हरदोई है, और चौथे नंबर पे सीतापुर है। ठीक है। और पाँचवें पे बात करेंगे तो प्रयागराज आपका हो जाएगा। तो सबसे छोटे ज़िलों में अगर बात करते हैं तो हापुड़ है, इस जगह पर बना हुआ है ये हापुड़ जो है वो सबसे छोटा ज़िला जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का पड़ता है। तो सबसे छोटे में फर्स्ट नंबर पे आपका हापुड़ आ जाता है, सेकंड नंबर पे आपका गाज़ियाबाद आ जाता है, थर्ड पे आता है भदोही, और फोर्थ पे शामली। ठीक है। तो हापुड़ गाज़ियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर, ये जो है आपके सबसे छोटे ज़िलों के क्रम लिखे हुए हैं कि सबसे छोटा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े इन ज़िलों को हम लोग देख चुके हैं। अब एक बार अगर क्विक देखना चाहें तो आपको यहाँ पे लिखा है अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक, और देशांतर कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट से लगाकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है। आकार लंबवत है। पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत पूरे उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पे आता है। और सबसे बड़े ज़िले की बात करते हैं भारत के तो लखीमपुर खीरी है। सॉरी, भारत के नहीं, यूपी के सबसे बड़े ज़िले की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी है। और यूपी का सबसे छोटा ज़िला वहीं आपका हापुड़ आता है। अब देश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो अपना दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर मतलब एनसीआर का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो भी राजधानी के चारों ओर के वो क्षेत्र जो एनसीआर में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं, उनको क्या है कि थोड़ा ज़्यादा डेवलप किया जाता है, जिससे कैपिटल मतलब राजधानी पर उतना लोड ना पड़े। तो उसी तरीके से जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर है उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 8 ज़िलों को शामिल किया गया है। अब इस 8 ज़िलों को आप मैप में देख सकते हैं कि अगर ये आपका दिल्ली है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, इस तरीके से ये 8 जो आपके ज़िले हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, तो सबसे पहला आंसर होगा आपका 8 ज़िले हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला शामिल नहीं है, तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो अगर शामिल होंगे वो पता हो जाए तो जो नहीं है उनके बारे में भी जान जाएंगे। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए इसको फटाक से। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। अगर इसको देखा जाए तो एसएम, बीएम, जीएच और जीबी। देखिए एसएम, बीएम, जीएच, जीबी, इतनी चीज़ हो गई आपकी।
अब आगे चलते हैं कि ये हो गए। अब ऐसा है, कोई ऐसा भी ज़िला है क्या जो मतलब इसमें शामिल करने के लिए ऐसा विचार बनाया जा रहा हो, प्रस्तावित हो? क्या इतने ज़िलों को हम लोग शामिल करेंगे अभी आगे आने वाले? तो आगे आने वाला ज़िला जो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, इन 4 ज़िलों को प्रस्ताव दिया गया है कि इनको भी दिल्ली एनसीआर में शामिल किया जाए। तो 8 ज़िले जो है वो अभी वर्तमान में हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि दिल्ली एनसीआर में हैं, और 4 ज़िले प्रस्तावित हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं कि एनआरआई विभाग क्या होता है। एनआरआई विभाग का मतलब होता है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, मतलब भारत के ऐसे लोग जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, उनको बोलते हैं एनआरआई। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या पूरे भारत के निवासी हैं और विदेश में रहते हैं। तो इन सब की हेल्प के लिए एनआरआई विभाग का गठन किया गया था 2014 में। ठीक है, 18 जुलाई 2014 में एनआरआई डिपार्टमेंट की घोषणा की गई थी या उसको बनाया गया था। ठीक है, तो अगर एनसीआर दिवस की बात करते, एनसीआर करें, एनआरआई दिवस की बात करते हैं, तो एनआरआई दिवस जो होता है वो आपका जनवरी में होता है। और जनवरी में भी किस दिन होगा, तो अगर उसकी बात करते हैं तो हमेशा 9 जनवरी को ये उत्तर प्रदेश एनसीआर दिवस मनाया जाता है, सॉरी उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अभी आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मतदाता की बात करें तो अभी देखिए, जब ये अभी वो होने वाला आपका जनगणना, तो जनगणना होने के बाद जो रियल में डाटा आएगा उसी को हम लोग मानेंगे। एक तरीके से मोटा मोटी लिखा हुआ है आपका 16 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा मान लीजिए। तो हम लोग क्या अभी तक सीखे हैं कि वर्तमान में कितने ज़िले एनसीआर में हैं? 8 ज़िले हैं। कितने प्रस्तावित हैं? 4 प्रस्तावित हैं। और जो वर्तमान में ज़िले हैं वो कौन कौन से? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, इतने हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है या प्रशासन है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे सेंटर लेवल पे आपने देखा होगा, संसद सुना है? संसद मतलब जैसे पार्लियामेंट, ये सुना होगा, पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक मेन बॉडी है संसद या पार्लियामेंट, उसके 2 पार्ट हैं। एक है आपका लोकसभा और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है राज्यसभा। ये दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। एक और चीज़, इसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है, राष्ट्रपति। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि संसद किन किन से मिलकर बना होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 से मिलकर संसद का गठन होता है, संसद का निर्माण होता है। तो जिस तरीके संसद जो है सेंट्रल लेवल पे, पूरे भारत लेवल पे है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है वो भी 2 सदन है। अब जैसे इसको बोला जाता है निचला सदन, इसको उच्च सदन बोलते हैं। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। ठीक है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव है या लेजिस्लेचर है, उसमें भी दो पार्ट हैं या एक तरीके से 2 सदन हैं। पहला आपका आता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। दूसरा आता है विधान परिषद। तो क्या सभी राज्यों के पास विधान परिषद होता है? तो इसका जवाब है नहीं, सभी राज्यों के पास विधान परिषद जो है वो नहीं होता है। तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। कुल मिला के अभी तक 6 जो राज्य हैं उसी में विधान परिषद जो है वो है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि विधान परिषद वाले वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक इसका ट्रिक है, उसको मैं बताता हूँ आपको, या पहले इनके नाम बता देता हूँ, ट्रिक फिर बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले इसका नाम समझ लीजिए। तेलंगाना, पेन थोड़ा सा पतला करता हूँ, ज़्यादा। एक है तेलंगाना,
दूसरा आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर डुअल गवर्नमेंट है, मतलब द्विसदनी व्यवस्था है जहाँ पर, महाराष्ट्र। फिर आपका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद एक आता है बिहार। तो इस तरीके से आपके 6 जो राज्य हैं वो आपके आते हैं जिसमें विधान परिषद होता है। इनका ट्रिक समझ लेते हैं। तो इनका ट्रिक बहुत सिंपल है कि अपने को क्या है कि बात कम करनी चाहिए, ठीक है। तो कम करनी चाहिए, कम बात, बस हो गया इसी से, ठीक है। कम बात से हो जाएगा आपका, या बात कम या कम बात, इससे समझ लीजिए। 6 के से आपका कर्नाटक हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार हो गया, ठीक है। टी से हो गया आपका तेलंगाना, और क्या बच गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और उत्तर प्रदेश। हाँ, कम CUM वाला लिखिए, यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी, और ये ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन कौन से 6 जो राज्य हैं जिनमें विधान परिषद होती है। अब विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों को समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी क्या सिचुएशन है। तो 2 सदन है, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कब इनका गठन हुआ है, तो अब इन दोनों का गठन हुआ है 1937 में, पहली बार इनका गठन किया गया था, विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। तो पहले हम लोग विधानसभा के बारे में पूरी चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद विधान परिषद के बारे में चीज़ें जानेंगे। तो जुलाई 1937 में पहली बार जो है वो विधानसभा का गठन होता है। विधानसभा का जिस समय गठन हुआ था उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था, उत्तर प्रदेश को। तो विधान परिषद जो विधानसभा है उसमें सीटें भी होंगी कुल। अगर सीटों की बात करते हैं तो विधान जो सभा है आपका, उसमें सीटों की संख्या है 403। एक चीज़ आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड, इसको सन 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। जिस समय उत्तर प्रदेश से इसको काट कर 13 ज़िलों को लेकर इसको अलग किया गया था, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि विधान सभा की सीटें कितनी हैं। तो उस समय जो विधानसभा की सीटें थी आपकी, वो आपकी सीटें थी 425 सीटें थी। तो 425 जो सीटें थी उस समय थी 425। कब? उत्तराखंड बनने से पहले यूपी में इतनी सीटें थी विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 403, 403 सीटें हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप क्लियर हो चुकी है। क्या था कि पहले इसमें सीट थी 404, अभी कितनी है? 403 है। तो एक सीट कहाँ गई? तो पहले इसमें क्या था, एक एंग्लो इंडियन को इसमें जोड़ा जाता था। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, पहले उसको समझते हैं। कि मान लीजिए कि भारत में कोई एक लेडीज़ है और उसकी शादी हो जाती है किसी फॉरेनर से, उसकी शादी हो जाती है। मान लीजिए कोई अमेरिका का या कोई इंग्लैंड का कोई आदमी है, वो इस लेडीज़ से शादी कर लेता है, भारत की किसी लेडीज़ से शादी कर लेता है वो फॉरेनर। तो उनसे जो भी संतान उत्पन्न होगी, उनसे जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, उनका बच्चा होगा, वो जो है वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो पहले 404 सीटें थी, बाद में क्या किया गया, सन 2020 में जो एंग्लो इंडियन वाली सीट थी उसको
उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिया गया, मतलब वो सीट जो है अब समाप्त हो गई, उस पर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता उस वाली सीट पे। तो इसलिए वर्तमान में जो है वो 403 सीटें हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन का जो भी पावर था या एंग्लो इंडियन के लिए सीट चुनी जाती थी उसको हटा दिया गया, तो 104 नंबर का संविधान संशोधन होता था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 नंबर कब हुआ था? सन 2020 में। क्या किया गया इसमें? एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए यहाँ से। तो सीटों की संख्या समझ चुके हैं। 2 सदन होते हैं उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में। एक विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ठीक है, जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी तरीके से विधान मंडल मतलब जो है वो उत्तर प्रदेश की संसद का काम करेगी। और इसमें 2 सदन हो गए, विधानसभा जैसे लोकसभा की तरह है, और विधान परिषद ये राज्यसभा की तरह है। ठीक है, ये राज्यसभा की तरह है। सभी राज्यों के पास जो है विधान परिषद नहीं होती, केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इनके पास अभी तक विधान परिषद है। यहाँ तक समझ गए। विधान परिषद का गठन भी 1937 में ही हुआ था। अब अगर हम लोग देखते हैं कि सीट सबसे ज़्यादा किधर आती है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो विधानसभा है उसमें जो उत्तर प्रदेश का किस एरिया की या किस तरफ की सीटें सबसे ज़्यादा पाई जाती, तो जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, पूर्वांचल हिस्सा समझते हैं मैप में एक बार, तो इधर वाला ये पूरब की साइड का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 162 जो सीटें हैं वो पूर्वांचल साइड में पड़ते हैं। और पश्चिमांचल साइड की बात करते हैं, मतलब इधर हापुड़, नोएडा और गाज़ियाबाद, इस साइड पे जो है वो 149 सीटें पड़ती है। मध्य वाले पार्ट में आपका 73 सीटें, और बुंदेलखंड मतलब एरिया है आपका जहाँ पर पड़ता है झांसी, ललितपुर, ये सब एरिया, उस जगह पर मात्र 19 सीटें जो है वो विधानसभा के लिए अवेलेबल हैं। अब क्या महिलाओं के लिए सीटें हैं कुछ, या SC ST का कुछ आरक्षण है, ऐसा भी है क्या? तो देखिए, सबसे पहले महिलाओं की वर्तमान में स्थिति की बात करते हैं। तो जो 2022 में इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 2022 के इलेक्शन के अनुसार 47 जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हैं। उसके पहले जो 2017 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें 42 सीटें थी। मतलब जो 17वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ था, या 17वीं बार 17 नंबर पे जो आपका विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें 42 सीट्स थी 403 में से, और उस समय 404 थी सीटें। ठीक है, 18वीं नंबर की जो विधानसभा बनी है उसमें 47 सीटें हो चुकी हैं, जो 47 सीटों पर जो फीमेल्स हैं। और अगर 17वीं नंबर की हम लोग विधानसभा का इलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेजॉरिटी अच्छी खासी थी, बीजेपी गवर्नमेंट की 312 थी। और सबसे बड़ी जो सेकंड नंबर की पार्टी यूपी में बन के आई थी वो समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव जी की पार्टी थी। वही जब 18वीं जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें इन सीटों की संख्या कम होकर 255 बचती है, और जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी थी उसको अच्छा खासा बहुमत मतलब मेजॉरिटी मिलती है, और 111 नंबर जो 111 सीटें उसको मिलती हैं। तो देखिए, बीजेपी की जो सीटें थी वो 255 सीटें मात्र बची थी, जो कि कम हो चुकी थी 2017 की कंपैरिजन में। तो इतनी चीज़ समझ चुके हैं हम लोग। फिलहाल इसके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं एक बार समझ लेते हैं कि NCR में कौन कौन सी जो ज़िले हैं वो शामिल हैं। तो NCR में जो है कुल 8 ज़िले शामिल हैं, और वो 8 ज़िले की बात करते हैं तो आपका आता है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। और कितने जो ज़िले हैं वो इसमें के लिए जो है प्रपोज्ड किए गए, मतलब इसमें प्रस्तावित हैं। तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, ये 4 ज़िले जो है प्रस्तावित हैं।
एनआरआई डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, तो एनआरआई डिपार्टमेंट जो बनता है 2014 में। एनआरआई कौन होते हैं, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, भारत के नागरिक जो भारत में रहते नहीं हैं। उसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो 404 थी 2020 के पहले, अभी फ़िलहाल जो है वो 403 है। 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 2020 में, जिसके तहत जो है एंग्लो इंडियन का पद ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो अभी 17वीं लोकसभा में अगर बात करते हैं तो महिलाओं की संख्या जो थी वो 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 42 थी, 18वें में 47 हो चुकी है। और बीजेपी की अगर सीटों की बात करते तो 17वें नंबर पे जब 17वीं बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो 312 सीटें थी। 18वीं बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो 255 सीटें बन के आ गई। इलेक्शन होने वाला है इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि 18वीं विधानसभा में बीजेपी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी, इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है चीज़ों में। तो 255 सीटें प्राप्त हुई थी। सेकेंड नंबर पर जो थी वो समाजवादी पार्टी जो है 111 सीटें लेके आई थी। अगर यहाँ पर कांग्रेस को देखेंगे तो मात्र 2 सीटें मिली थी। और 17वीं नंबर की जो 17 नंबर की विधानसभा हुई थी उसमें कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, मतलब 5 सीटें इसकी भी कम हो गई थी। ये इतनी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि अब आगे हम लोग बात करते हैं और इसमें क्या स्थिति है। अभी सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा और सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा की टोटल सीटें 403 है और सबसे ज़्यादा जो है प्रयागराज जो है, ये देखिए विधानसभा यहाँ पर बनी हुई है लखनऊ में, और यहाँ पर आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में क्या है कि 12 सीटें जो है वो विधानसभा के लिए अवेलेबल है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज में जो सीटें हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा सीटें कहीं हैं तो सबसे कम भी सीटें होगी। तो इस जगह पर आपने देखा था कि श्रावस्ती जो था, यहाँ पर महोबा चित्रकूट है, तो यहाँ पर 2-2 सीटें मात्र पाई जाती हैं विधानसभा के लिए। तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट इन दोनों में, इन तीनों में 2-2 सीटें जो है वो अवेलेबल है। अब क्या विधानसभा में कोई आरक्षण चलता है, तो हाँ, टोटल 86 सीटों का आरक्षण है। 403 में से 86 सीट जो है आरक्षित है। किसके लिए कितनी है, तो एसटी के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं, और जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उसके लिए 84 सीट्स अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो है वो 86 जो सीटें हैं, 86 सीटें हैं, उनका आरक्षण प्राप्त है विधानसभा में। 84 + 2, 84 एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए। तो विधानसभा की क्या विशेष बैठक हो सकती है, और बैठक हो सकती है तो उसको कौन बुलाता है, तो विशेष बैठक जो है वो राज्यपाल बुलाता है। और विशेष बैठक जो लास्ट टाइम हुई थी 2003 में हुई थी, जनवरी 2003 में। कहाँ पर, प्रयागराज में। और देखिए जो अपना विधान मंडल है वो लखनऊ में है, मतलब विधानसभा विधान परिषद। तो लखनऊ के बाहर जहाँ पर मीटिंग हुई है उसको विशेष बैठक बोलेंगे। तो विशेष बैठक जो है राज्यपाल बुलाता है। और लास्ट टाइम जब विशेष बैठक हुई थी 2003 में हुई थी, 8 जनवरी 2003 को, और प्रयागराज में हुई थी। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब क्या राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है, अब मंत्रिमंडल क्या होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट बनती है। कैबिनेट क्या है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है उसी में से कुछ नेता चुने जाते हैं जो कैबिनेट का निर्माण करते हैं। कैबिनेट मतलब वो मंत्री जो मेन फैसले लेने में सम्मिलित रहते हैं। तो उसी तरीके से राज्य का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जैसे कैबिनेट की तरह है। तो उन लोगों की लास्ट टाइम जो बाहर बैठक की गई, लखनऊ के बाहर बैठक की गई, वो 29 जनवरी 2019 को की गई। कहाँ की गई, तो प्रयागराज के कुंभानगर में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या है कि विधानसभा के बारे में चीज़ें पढ़ चुके हैं। कितना आरक्षण है, कितना लेडीज सीट था, कितना 18वीं नंबर पे हुआ आरक्षण पे किसका कितना सीट्स अवेलेबल है, और उसमें विशेष मीटिंग कब हुई थी,
मंत्रिमंडल की मीटिंग कब हुई थी, सबसे ज़्यादा सीटें किस में हैं, सबसे कम सीटें कौन से ज़िलों में हैं, इतनी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। विधान सभा हो चुकी तो विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो जिस तरीके विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था, उसी तरीके से विधान परिषद का भी गठन जो है 1937 मतलब 1937 में हुआ था। तो उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, मतलब सन 2000 के पहले, तो उस समय 108 जैसे अभी नंबर होता है ना, किसका नंबर है बताइए। उत्तर प्रदेश में 108 नंबर जो है डायल करते हैं, किसके लिए डायल करते हैं, थोड़ा सा कमेंट में बताइए, ज़रा देखते हैं आपके भी कितना ज्ञान है। तो उत्तराखंड बनने से पहले जो थी वो 108 सीटें थी, और अभी उत्तराखंड बनने के बाद 100 सीटें जो हैं वो विधान परिषद में अवेलेबल हैं। इतनी चीज़ समझ गया, ठीक। तो विधान परिषद के बारे में हम लोग जान चुके हैं, विधानसभा के बारे में जान चुके हैं। विधान परिषद के बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, इतना इनफ है। और 100 सीटों के साथ भी जो 6 के 6 पूरे अपने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, 100 सीटें। अब लोकसभा जो होता है, क्या यूपी में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए जो है वो 80 सीटें हैं, और विधानसभा के लिए लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए 2 सदन होते हैं ना, राज्यसभा और विधानसभा। तो जो राज्यसभा है उसके लिए आपका 31 सीटें मतलब 31 सीटें जो है वो अवेलेबल है। इसके लिए 31, लोकसभा के लिए 80 सीटें अवेलेबल है। तो बोला जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में किसी राज्य से, तो वो है उत्तर प्रदेश की। तो यहीं से डिसाइड होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब सबसे ज़्यादा जो बड़ा संसदीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा वाली, उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अगर जनसंख्या देखा जाए ना, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो गाज़ियाबाद में क्या है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कारखाने वगैरह अवेलेबल है, वहाँ रोज़गार मिल जाता है, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है गाज़ियाबाद में। वहीं अगर सबसे बड़ा विधानसभा की बात करें, देखिए ये संसद था, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला, और यहाँ पर विधानसभा है अपने स्टेट का जो भी विधानमंडल है उसके हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से ही पड़ेगा, ये भी गाज़ियाबाद पड़ेगा, और गाज़ियाबाद का कौन सी जगह है, वो भी साहेबाबाद। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। आपको नोट्स लिखते जाना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से बैठ के लिखिए। तो जैसे 31 सीटें जो है आपकी वो राज्यसभा में हैं, लोकसभा में 80 सीटें। क्या लोकसभा में जो 80 सीटें हैं उसमें SC ST की कुछ भागीदारी होगी, तो SC के लिए, अनुसूचित कास्ट के लिए 17 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं लोकसभा की 80 सीटों में से। वही ST के लिए कोई भी सीट जो है वो लोकसभा में आरक्षित नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर है। राज्यसभा समझ गए 31 सीट वाला, लोकसभा समझ गए 80 सीट वाला, SC को कितना है 17, ST को कितना है 0। अब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। जब कभी ऐसा होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, जब किसी जो स्टेट है, कोई राज्य है, उसका संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ का शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और उस स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है ये आपको समझ में आया। किस आर्टिकल के तहत होता है संविधान के, तो उसकी बात करें तो आर्टिकल है 356। आर्टिकल 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जब किसी स्टेट का, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता संविधान के अकॉर्डिंग, उस समय जो है ये लगाया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कभी राष्ट्रपति शासन लगा है, तो हाँ, अब तक टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अगर अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो पहली बार कब लगा था,
तो पहली बार जो है आपका 1968 में लगा है, 25 फरवरी 1968 में। और एक साल मतलब मान लीजिए कि 26 फरवरी, ये 25 फरवरी 26 फरवरी 1969 तक जो है आपका एक साल के लिए पहली बार ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। आर्टिकल 356 के तहत लगता है। अब तक टोटल 10 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा ये समझ गया। अंतिम बार कब लगा है तो 2002 में, अभी 2002 में 8 मार्च 2002 को अंतिम बार लगा था। और मार्च अप्रैल मई, ज़्यादा दिन नहीं चला है, मई में जो है 2002 को ये ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट टाइम कब लगा ये समझ गए, पहली बार कब लगा ये समझ गए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, वो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अब अगर राष्ट्रपति होंगे तो कोई ना कोई उस समय प्रधानमंत्री होंगे। तो 1968 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है आप बता सकते हैं क्या, बताइए ज़रा। अगर कमेंट में बताते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, देखते हैं आप लोग थोड़ा अपने मन से सोच के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग नहीं लिखेंगे, तो इस हिसाब से आप लोग कमेंट में जो है इस चीज़ को आराम से बताइए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, जिस समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि चौधरी जो चरण सिंह थे वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे उस समय जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, या मुख्यमंत्री थे, गेस कीजिए। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के 1968 में, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद रखना है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। इतनी चीज़ समझ गए हम लोग। अब नगरीय प्रशासन की बात करते हैं, मतलब नगर में प्रशासन करते हैं, तो उसके लिए कितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कुल टाउन कितने हैं। तो टोटल टाउन जो होते हैं वो 915 हैं। अब टाउन क्या होता है, टाउन वो जगह होती है जो शहर और गांव का इंटरसेक्शन जोन होता है, मतलब संक्रमण जोन होता है, जहाँ शहर और गांव दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो अपने टाउन है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 915 टाउन है। वैधानिक नगर कितने, वैधानिक नगर मतलब कि नगर घोषित किए गए कानूनी रूप से एक तरीके से, तो 648 जो हैं वो नगर अवेलेबल हैं। इतनी चीज़ समझ गए। और सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर या स्टेचुरी टाउन जो होंगे वो किस जगह पर होंगे, तो जो बदायूं है, बदायूं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेचुरी या फिर वैधानिक नगर अवेलेबल है। और सबसे कम की बात करते हैं तो श्रावस्ती में। देखिए श्रावस्ती जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा कमी है। इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम लोग बाकी अभी अपने काम की नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे और भी डिटेल से, इसलिए उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा रिवीजन मार सकते हैं। तो फ़िलहाल ये क्लास हम लोगों की यही ख़त्म होगी। आपको क्लास कैसी लगी है थोड़ा कमेंट में बताएं, जिससे हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप करेंगे ज़रूर, ठीक है। ओके बाय।